Hello, good evening. Welcome to my video. Today we will go with the chapter that is nationalism, rise of nationalism in India. It is for class 10. Obviously in their history stream in social science, particularly in history, they are having this chapter and it is very important chapter according to the CBSE board view. So the rise of nationalism in India, actually it starts with the First World War, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये इस टाइम से राइज ऑफ नेशनलिज्म मतलब कि जागरूक करना, इसको लोगों को, आवाम को, एक कॉमन पीपल जो हैं उनको अपने देश के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको जगाने के लिए, उनको राइज करने के लिए कौन कौन से तरीके जो हैं वो अपनाए गए थे, किस तरीके से लोगों को यूनाइट किया गया था ताकि वो अपने देश के लिए, अपने देश को बचा सकें, उसको और ज़्यादा उसकी जो कंडीशन है उसको वर्स कंडीशन से बचाएं. द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओबियसली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी वो 1914 में हुई थी और उसी वार की वजह से, उसी जंग की वजह से एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हुआ था. मतलब जो इकॉनमी है या हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार की कारण ही जो है वो एक नई सिचुएशन जो है वो बनी थी. टैक्स जो थे इंक्रीज हो रहे थे, प्राइस जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, फूड ग्रेन के ऊपर हैवी रेंट्स जो थे वो पे हो रहे थे और इसकी वजह से क्या हो गया, एक हार्डशिप आ गई. हार्डशिप मतलब कि जो लोग हैं उनको बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि हर चीज जो है उसकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होती जा रही थी. द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन आर्मी काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर. ओबियसली उस टाइम पर ये नहीं देखा जाता था कि इंसान जो है वो फिजिकली कैपेबल है, वो फिट है आर्मी की जॉब के लिए. उस टाइम पर फोर्सफुली लोगों को क्या किया जा रहा था, रिक्रूट किया जा रहा था आर्मी में. तो इसकी वजह से भी लोगों में एक जो गुस्सा है, एक जो एंगर है वो फैल रहा था. वार के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज फेस्ड हैवी लॉस. पीपल सफर्ड इन एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ फूड, इन्फ्लुएंजा, एपिडेमिक एक्सेट्रा. जैसे ही वार खत्म होती है तो उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, खास करके किस एरिया में, इंडस्ट्रीज में जो लोग थे उनको फूड की शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई, एपिडेमिक जो है वो हो रहा था. ऐसी सिचुएशन में एक नए लीडर हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे वो एक नई विजन के साथ इंडिया में एंटर हुए जनवरी 1915 में. तब महात्मा गांधी जी ने अपना जो रूप था वो लोगों के सामने लाया. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ये जो आइडिया था सत्याग्रह, सत्य मीन्स सच्चाई, ग्रह मीन्स रास्ता, सच्चाई का रास्ता. ठीक है. सत्याग्रह मूवमेंट जो थी ओबियसली गांधी जी ने जो थी वो स्टार्ट की थी जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए. जो वहाँ पर अपार्थाइड था, जो रेशियल सेग्रीगेशन था, वहाँ पर जो वाइट्स का दबाव था, डोमिनेंस था किसके ऊपर, नॉन वाइट्स के ऊपर. तो जब वो वहाँ से वापस आए इंडिया में तो उनकी जो एक नया तरीका उन्होंने एजुकेशन का इंडिया में स्टार्ट किया. किसकी वजह उसमें उन्होंने तरीका कौन सा यूज किया, सत्याग्रह. सत्याग्रह मतलब ट्रुथ, द वे ऑफ ट्रुथ. ठीक है. और उसमें उन्होंने जो टेक्निक यूज की वो थी नॉन वायलेंस की, कि हमने लड़ाई लड़नी है लेकिन उसमें कोई भी कत्लो-गारत नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसमें कोई भी वायलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए. Without being aggressive, a satyagraha could win the battle through non-violence.
उनके कहने का ये मतलब था कि हमें अग्रेसिव होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें वायलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉन वायलेंस के तरीके से ही हम कंट्री को जो है वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इन 1916 गांधी जी ट्रैवल टू चैंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ओप्रेसिव इंडिगो प्लांटर्स। कौन से सन में? जब 1916 में गांधी जी जो थे वो बिहार में गए और वहां पर वो उनने इंस्पायर किया किसको? पीजेंट क्लास को। पीजेंट क्लास मतलब जो वर्कर क्लास थी, जो खेतों में फार्मर क्लास थी, उनको उनने क्या किया? इंस्पायर किया कि आप स्ट्रगल करो, आप एजिटेशन करो। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दबाव, एक प्रेशर के थ्रू उनसे काम लिया जा रहा था। इसके बाद में गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वहां पर भी गए और वहां पर भी जो क्रॉप फेलियर था जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा एक किस्म से वो एक दबाव में थे, क्योंकि एक तो वहाँ पर फेलियर था किसका? क्रॉप का, और ऊपर से उनको टैक्स देने पड़ते थे। तो उन्होंने उनको भी बोला कि टैक्स जो है वो तभी दिया जाएगा जब आपको कंपनसेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हार्वेस्ट है वो तो फेल हो चुका है। इस तरीके से वहाँ पर भी जाकर गांधी जी ने वहाँ के लोगों को क्या किया? इंस्पायर किया। 1918 में गांधी जी जो थे वो अहमदाबाद गए और वहाँ पर उन्हें सत्याग्रही मूवमेंट जो थी वो चलानी स्टार्ट की। किसमें? कॉटन मिल वर्कर्स में। कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहमदाबाद में, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था और उनके काम मतलब जितना वो काम करते थे उनको उतनी पेमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उनको भी बोला कि आप उनके रहने की जो जगह थी दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, सैनिटेशन प्रॉब्लम थी, एक ही रूम में 10-10 12-12 इंसान जो है वो रखे जाते थे और साथ में उनकी कोई हेल्थ केयर नहीं थी। मशीन्स के थ्रू अगर उनको कोई चोट पहुंचती थी, कुछ भी होता था, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज थिंग्स। और ऊपर से उनको जो काम करना था उसका टेन्योर भी ज़्यादा था। तो इसलिए वहाँ पर कॉटन मिल के वर्कर्स में भी गांधी जी ने उनको क्या किया? ज्ञात करवाया उनको कि आप जो है अपने राइट्स जो हैं वो सामने रख सकते हैं। तो इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है रॉयल्ट एक्ट। रॉयल्ट एक्ट जो है 1919 में ये पास हुआ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन वहां पर कोई भी ओपोजिशन नहीं थी। रॉयल्ट एक्ट पहला ड्रॉबैक इसका ये कि उसको इंडियन की तरफ से कोई भी ओपोजिशन वहां पर नहीं थी और वो रॉयल्ट एक्ट जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल से उसको पास कर दिया गया। रॉयल्ट एक्ट जो था इसने गवर्नमेंट को और बहुत ज्यादा एनामरस पावर जिनको हम कह सकते हैं वो दे दी, ताकि वो क्या कर सके? जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको सप्रेस कर सके, उनको दबा सके। इस एक्ट के तहत जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको डिटेन किया जाता था प्रिजन में। कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए, मिनिमम 2 साल के लिए उनको बंदी बना दिया जाता था और वो भी विदाउट एनी ट्रायल। गांधी जी ने वहां पर भी डिसाइड किया कि हम ट्राई करते हैं किसको? इस रॉयल्ट एक्ट को अपोज करते हैं, इसकी खिलाफ हम एजिटेशन करते हैं, लेकिन तरीका कौन सा है? नॉन वायलेंस का, यानी कि सत्याग्रह का। 6 अप्रैल 1919 में सत्याग्रह डे जो था वो ऑब्जर्व किया गया, जब पूरी कंट्री में पहली हड़ताल स्ट्राइक जो है लोगों ने की वो 6 अप्रैल 1919 में की। ये पहली कंट्री वाइड एजिटेशन थी जिसको गांधी जी ने चलाया था। मतलब कंट्री वाइड, कंट्री के हर कोने में जो है वो एजिटेशन स्टार्ट की गई और ये फाउंडेशन बन गया। फाउंडेशन किसका बन गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। 10 अप्रैल को जो पुलिस थी उनने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन, एक पीसफुल गैदरिंग हो रही थी अमृतसर में, तो वहाँ पर लोगों के ऊपर उन्होंने फायरिंग करनी, यानी कि गोलियां बरसानी स्टार्ट कर दी। इससे क्या हो गया? और ज़्यादा लोग जो थे वो एक किस्म से
वाइड स्प्रेड अटैक्स होने लगे, किसके ऊपर, बैंक्स के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोगों में आक्रोश जो था वो ज्यादा आ गया कि एक पीसफुल गैदरिंग हो रही थी और उनने अननेसेसरी आकर इन लोगों को यहाँ पर मारा। तो इसकी वजह से भी जो मार्शल लॉ था वो इम्पोज किया गया। अब ब्रिटिशर जिनका रूल था तो उनने भी तो जस्टिफिकेशन देना था, तो उनने क्या कर दिया, उसी टाइम पर मार्शल लॉ जो है वो भी इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ में क्या था कि कोई भी इंसान जो है वो 5 या 6 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे नहीं रहने चाहिए। तो इसकी कमांड जो थी वो किसके हाथ में दे दी गई, जनरल डायर के हाथ में दे दी गई। तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट हमारे पास जो था वो था जलियांवाला बाग मैसेकर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हमारे पास रिजल्ट आया किसका, मार्शल लॉ का। On 13 April 1919, a large crowd gathered in enclosed ground of Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। कुछ वहाँ पर बैसाखी का मेला मनाने आए हुए थे और कुछ लोग जो आए थे वो 2 मेन लीडर्स सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, इन ये दोनों मेन लीडर्स जो थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, इनको ब्रिटिशर्स ने इम्प्रिजन कर दिया हुआ था। तो इनके बारे में वो लोग वहाँ पर कुछ एजिटेशन करने आए थे या कुछ लोग जो है बात करने आए थे एक दूसरे के साथ कि हम किस तरीके से इन दोनों को प्रिजन से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक ओबियसली एक पीसफुल तरीके से वहाँ पर वो गैदरिंग हो रही थी। तो उस टाइम पर लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या था, मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज हो चुका था। तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे गवर्नमेंट के जो रिप्रेसिव मेजर्स थे, दबा कर रखने वाले, और कुछ आए थे वहाँ पर एनुअल बैसाखी फेयर मेला जो था वो मनाने आए थे। बहुत सारे लोग जो हैं, ये जो गैदरिंग थी यहाँ पर, इनमें से बहुत सारे लोगों को तो मार्शल लॉ का पता भी नहीं था। उनको कोई इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ पर मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया गया है। तो जनरल डायर जो है वो एंटर्ड द एरिया, वो उस एरिया में आए। एग्जिट पॉइंट ओबियसली जो जलियांवाला बाग का है वो एक ही है, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया और लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही न्यूज़ जो है स्प्रेड हुई, हर जगह पर ये न्यूज़ पहुंची, तो जो क्राउड, लोगों का हजूम जो था, उन्होंने वो स्ट्रीट्स में आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, स्ट्राइक, हड़ताल, क्लैशेस होने लगे किसके साथ, पुलिस के साथ, और साथ में अटैक होने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। जो गवर्नमेंट थी उसने इस चीज को फोर्सफुल तरीके से, एक ह्यूमिलेट करने के तरीके से, लोगों के दिल में ब्रिटिशर्स का डर फैलाने के तरीके से उन्हें मेजर्स का यूज किया। ठीक है, Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on the streets and salam to the sahibs. People were beaten and villages were bombed. एक रिप्रेसिव तरीका उन्होंने इख्तियार किया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जितने भी सत्याग्रहीज थे उनका जो नोज था उसको रब करवा रहे थे। जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको सलूट करने का ऑर्डर दिया गया। ह्यूमिलेट किया जाने लगा लोगों को डिसग्रेसफुल तरीके से, मतलब उनको एक नेस्टी तरीके से हम कह सकते हैं, उनकी ह्यूमिलेशन होने लगी। जो विलेजेस वगैरह थे वहाँ पर बम्बार्डमेंट होने लगी। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट व्हेन ही सॉ स्प्रेड ऑफ वायलेंस। क्योंकि जब क्लैश होने लगा पुलिस के साथ, ऑब्वियसली वायलेंस तो होना ही था। वहाँ पर लोग एक दूसरे को मारने लगे, लेकिन महात्मा गांधी जी का जो सोच थी वो ये थी कि हमने लड़ाई जो लड़नी है, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। तो जब उन्होंने वायलेंस देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इस स्ट्राइक को ऑफ कर देता हूँ। तो आज के लिए बच्चे हम यहीं तक करते हैं। कल की वीडियो में या जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से आगे खिलाफत मूवमेंट हुई। देन हमारे पास कंट्री साइड में किस तरीके से जो है रेबेलियन स्टार्ट हुआ। देन हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस, स्वराज इन प्लांटेशन, वो क्या चीज़ें थी, सब टॉपिक्स थे, वो हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, गुड इवनिंग।